हेलो एवरीवन, दिस इज मुस्कान जैन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आज हम करने वाले हैं क्या? आज हम करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स के अंदर एक नए टॉपिक की शुरुआत, जो है नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन और फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम एक्शन का नेचर कैसा होता है, वो किस तरह से अपना एक्शन दिखाता है, और एंजाइमेटिक एक्टिविटीज कैसी होती हैं। ठीक है, ये चीज आज हम जानने वाले हैं। तो भाई ये टॉपिक तो आज के हैं, इन्हें तो मैं आज पढ़ा ही दूंगी, लेकिन इससे पहले के हिसाब का क्या आपको पता है ना? इससे पहले वाला भाई कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर आपको मिसिंग नहीं रहने देना है। अगर कोई भी आपका चैप्टर या टॉपिक मिस हो गया है, जो आपने अभी तक मेरे कंप्लीट कराए हुए चैप्टर्स में से नहीं देखा है, तो फटाफट से जाओ अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आपको पता ही है कि आपको प्रोवाइड कर रहा है क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक कंप्लीटली फ्री एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है। हर क्लास 6 to 12 तक सारे के सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो बस आपको जाना है चैनल पर, प्लेलिस्ट ढूंढनी है अपनी क्लास की, और वहां पर मिल जाएंगे आपको सारे के सारे लेक्चर्स। ओके, क्लासेस, सब्जेक्ट्स आपको इजिली वहां पर ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। प्लेलिस्ट सेक्शन से भी आप ढूंढ सकते हो, और अगर आप रेगुलर अपडेट चाहते हो तो आप कम्युनिटी पोस्ट से भी बने रह सकते हो। ठीक है, चलिए इसी अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। चलो वन बाय वन दोनों टॉपिक के साथ डील करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन क्या है। ये क्या देखना है यहां पर आपको? देखो, इससे पहले वाले लेक्चर में आपने पढ़ा था दैट ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, है ना? सारे एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, पढ़ा था हमने कि सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, और सारे एंजाइम्स जो कि प्रोटीन ही है। तो प्रोटीन और एंजाइम के स्ट्रक्चर में डिफरेंस कहां आया? डिफरेंस आया था यहां कि जो एंजाइम होता है, जो कि प्रोटीन का जैसा स्ट्रक्चर, तो बस उसका भी वैसा ही होगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर भी होगा उसमें, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होगा, टर्शरी स्ट्रक्चर भी होगा। अब ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर है, इसके अगर आप बैकबोन को देखोगे, तो बैकबोन जिससे ये टर्शरी स्ट्रक्चर बन रहा है, वो कैसे बन रहा है? उसको क्या किया हुआ है? बहुत ज्यादा फोल्ड किया हुआ है, उसको क्रिस क्रॉस किया हुआ है, राइट? उसे क्या किया हुआ है? फोल्ड किया हुआ है, क्रिस क्रॉस किया हुआ है। अब इसे फोल्ड और क्रिस क्रॉस करने में, क्रिस क्रॉस करना मतलब ऐसे ऐसे क्रिस क्रॉस करना, ठीक है? अब अगर उसको फोल्ड करके ऐसे क्रिस क्रॉस करेंगे, तो उसमें बहुत सारे कुछ ऐसे पॉकेट जैसे स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। ठीक है, उसमें बहुत सारे कुछ पॉकेट जैसे स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, और उन पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स को उन पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स को आप कहते हो क्या? एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम। क्या कहते हो? एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। ठीक है, ये सब कुछ मैं आपको क्या बता रही हूं, ये सारा कुछ नॉलेज आपका प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर का है, जहां आपने एंजाइम्स को पढ़ा था। ठीक है, आज आप क्या पढ़ रहे हो? नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। तो जब आपने एंजाइम को पढ़ा था कि भाई यहां पर कुछ ऐसे क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर जब बनेगा, तो बनेंगी एक्टिव साइट्स, पॉकेट्स लाइक स्ट्रक्चर, है ना, जिन्हें आप क्या कहोगे? एक्टिव साइट। एक्टिव साइट क्यों कह रहे हो? क्योंकि ये जो एक्टिव साइट जैसा पॉकेट जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये बहुत ही ज्यादा सूटेबल होता है फॉर सबस्ट्रेट, कि सबस्ट्रेट आके इसके ऊपर क्या हो सकता है? फिट हो सकता है। ठीक है, सबस्ट्रेट आके इसके ऊपर इजीली फिट हो सकता है। और जब यहाँ पर अगर एंजाइम टू सबस्ट्रेट रिएक्शन की हम बात करेंगे आगे चल के, ठीक है, तो इससे क्या होता है? इससे जिस भी रिएक्शन में एंजाइम इन्वॉल्व है, वो उसकी रेट को क्या कर देता है? हाई कर देता है। उसकी रेट को क्या कर देता है? हाई कर देता है, बढ़ा देता है। ये एंजाइम का हमने नेचर इससे पहले पढ़ा हुआ है, इतना हमने एंजाइम के बारे में पढ़ा हुआ है। क्लियर है बात? अब देखते हैं आगे कि भाई ये कह रहे हैं कि नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन क्या होता है। तो सी, ईच एंजाइम हैज अ सबस्ट्रेट एस। हर एंजाइम की एक सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होती है, विच इज कॉल्ड एज व्हाट, जिसके लिए उन्होंने यहां पर आपको कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, सिंबल एज अ सिंबल, जिन्हें डिनोट कर रहे हैं कि हर एंजाइम का एक सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होता है। मतलब एक एंजाइम जिसको अगर मैंने कहा फॉर एग्जांपल कि इसको मैंने ऐसे करा, ठीक है, तो ये जो साइट है, ये जो एक पॉकेट बन गया, यहां पर आके कोई भी सबस्ट्रेट क्या हो सकता है? रुको, इसको ना फोल्ड करने दो, ऐसे क्रॉस मत करने दो। देखो, ऐसा क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर ये बनाएगा। ठीक है, ऐसा क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर अगर मैं कह रही हूं कि इसने बनाया फोल्ड होते होते, तो यहां पे आके क्या हो सकता है? यहां पे आके कोई भी सबस्ट्रेट जो है वो फिट हो सकता है, ऐसे करके। ठीक है, यहां आके कोई सबस्ट्रेट क्या हो सकता है? फिट हो सकता है इसमें। ठीक है, तो वो कह रहे हैं एंजाइम को ई एंजाइम को ई कह रहे हैं
जिसमें होती है एक सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट जिसे एस कह रहे हैं, ठीक है, एंजाइम को ई कह रहे हैं और उसकी जो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है उसे वो एस कह रहे हैं। तो एंजाइम ई हैज अ सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट इन इट्स मॉलिक्यूल सो दैट अ हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज प्रोड्यूस्ड। तो उससे क्या होगा, एक हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस होगा। ठीक, अब ये हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, ये जिस भी रिएक्शन में ये एंजाइम्स इन्वॉल्व है, मतलब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व है, ये उसके रेट को हाई कर देते हैं, ये उसके रेट को बढ़ा देते हैं। यही इसका फंक्शन है, राइट। समझ आ रहा है सबको या नहीं, बताओ। अगर सबको याद है, इससे पहले जब मैंने आपको एंजाइम पढ़ाया था, अगर आपको वो कॉन्सेप्ट याद है, अगर आपको वो पूरा का पूरा जो मैंने आपको अभी ब्रीफ दिया, रिव्यू दिया, या फिर कह लो कि रिवाइज करवाया, अगर आपको वो सब याद था या अब याद आ गया है या अभी समझ आ रहा है, तो एक बार जरा फटाफट से बता दो, ठीक है। एक बार जरा फटाफट से कमेंट कर दो कि आपको समझ आ रहा है, ठीक है। आपको पिछले लेक्चर समझ आए, आप ये वाले लेक्चर को उससे कनेक्ट कर पा रहे हो, एक बार मुझे फटाफट से थम्स अप रिएक्शन के साथ बता दें या कमेंट करके बता दें कि आप लोग कितना समझ पा रहे हैं। देखो, आप लोग जब मुझे ये फीडबैक देते हो और जब मैं इन फीडबैक्स को देखती हूं, तभी मुझे समझ आ पाता है कि आप लोग कितना समझ पा रहे हो मेरी बातों को। अदरवाइज अगर आपको कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत लगती है कि स्टूडेंट्स को ये कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो समझ नहीं आ रहा है या जो थोड़ा सा कम समझ आ रहा है या जिसमें डाउट्स ज्यादा हैं, तो उन्हें फिर मैं और ज्यादा इलैबोरेट करूंगी, राइट। तो आप पहले मुझे फीडबैक दोगे, तब मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको रिएक्शन दे सकती हूँ, है ना, तब मैं उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, फटाफट से मुझे कमेंट करके जरूर बता दें और सेशन को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। देखो, मैडम की आदत है, मैडम आती है बिल्कुल स्पीड में, 3G 4G 5G की स्पीड बिल्कुल धीरे 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 करके बढ़ती जाती है, सेशन एंड तक तो और स्पीड आ जाती है, और तब तक मैडम को एक बार भी होश नहीं होता कि आपको ये बोलें कि भाई लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है स्टूडेंट्स इतना तो कर ही देंगे मेरे लिए, है ना। तो भाई फटाफट से अगर आपको सेशंस पसंद आते हैं मेरे, तो आप उन्हें लाइक करें, शेयर जरूर करें अपने स्टूडेंट्स, अपने सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और इसके अलावा जितनी भी चीजें मैं आपसे यहाँ पूछती हूँ, उनके कमेंट्स आपको जरूर करते रहना है, एक्टिवली आपको सेशन को अटेंड करना है। कभी भी आप ऐसे बैठ के बोरिंग पोस्चर में प्लीज सेशन अटेंड ना किया करें, अदरवाइज हो सकता है आपको उस वक्त के लिए लगे कि भाई मुझे सब समझ आ गया, लेकिन हो सकता है ना कि वो आपको उतना लॉन्ग टर्म याद ना रहे जितना आपको रह सकता था अगर आपने एक्टिवली सेशन को अटेंड किया होता, ठीक है। तो एक्टिव रहना है, अपने सेंसेस को एक्टिव रखना है, अपना जितनी भी आप एक्टिविटीज उस वक्त रख सकते हो कि हाँ आप देख भी रहे हो, आप सुन भी रहे हो, है ना। तो उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, उसके अलावा आप लिख सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, कमेंट्स करके मुझसे बात करते रह सकते हो, इंटरेक्ट करते रह सकते हो, ठीक है। जितना ज्यादा आप अपने आप को एक्टिव रखोगे पढ़ने के लिए, ठीक है। तुम कहाँ से हो, तुम कहाँ हो, तुमने सेशन क्यों नहीं ज्वाइन किया, क्या हम कहीं और बातें करें, ये वाली एक्टिविटी की मैडम बात नहीं कर रही हैं। मैडम बात कर रही हैं आपके सेंसेस को एक्टिव रखने की, ताकि आप पढ़ाई पे ध्यान दो। ओके, चलो देखो, है ना, वरना बात तुम लोग अपने हिसाब से मतलब पहले लगा लेते हो। तो भाई एंजाइम एंड अ सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, हर एंजाइम के पास एक सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होती है, और वहां पर जब सबस्ट्रेट आके अटैच हो जाता है तो वो बन जाता है क्या, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बन जाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जो कि बहुत 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 ज्यादा रिएक्टिव होता है, विच इज हाईली रिएक्टिव, विच इज हाईली रिएक्टिव। कैसा होता है वो, हाईली रिएक्टिव होता है। किसकी बात कर रही हूं मैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की बात कर रही हूं, ओके। तो दिस कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन हर अच्छी चीज अपनी एक्सपायरी डेट लिखवा के लाती है, तो इसका भी कुछ ऐसा ही काम है, दैट दिस कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव्ड, ये शॉर्ट लिव्ड होता है, एंड डिसोशिएट्स इनटू इट्स प्रोडक्ट्स, और अपने प्रोडक्ट्स में डिसोशिएट हो जाता है, ठीक है। जिसे कहेंगे क्या देखो, ये यहां पर मिस्टेक है, ये यहां पर मिस्टेक है, ठीक है। इन्होंने प्रोडक्ट्स के एस पे ब्रैकेट कर दिया है, ये मिस्टेक है। देखो, ब्रैकेट होगा कहां पर, ब्रैकेट होगा पी पर, ठीक है, और ये डिसोशिएट हो जाता है अपने प्रोडक्ट्स में। एंड द अनचेंज्ड एंजाइम विद एन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और
जो एंशिएंट एंजाइम है जिसमें क्या बना है, एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हुआ है किसका, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का। ठीक, अब समझो कि द फॉर्मेशन ऑफ द ES कॉम्प्लेक्स इज एसेंशियल फॉर कैटालिसिस। जो हम बात कर रहे हैं रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने की, अपने कैटालिटिक प्रॉपर्टी को दिखाने की, है ना, एंजाइम के लिए, तो वो उस पूरी प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करे, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को बनाए। ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करने के लिए उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नीड है कि वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को बनाए, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को बनाए। अब जिसके रिप्रेजेंटेशन को आप कैसे बताओगे कि भाई एंजाइम है, उससे सबस्ट्रेट आके बाइंड हुआ, है ना, एंजाइम को किससे रिप्रेजेंट किया है, ई से, उससे आके बाइंड हुआ क्या, सबस्ट्रेट एस, राइट, एंजाइम से आके क्या बाइंड हुआ है, सबस्ट्रेट एस। समझ आ रहा है यहां तक, बताओ, सिंपल सिंपल है, सिंपल डिंपल है। देखो एंजाइम से आके सबस्ट्रेट बाइंड हो रहा है तो इट इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, है ना, और वो क्या है, उसकी हाईली रिएक्टिव साइट है, वो उसका क्या है, जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो हाईली रिएक्टिव है, इसी से तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब बताओ जरा मुझे, ये ES यहां पर जो लिखा है इसमें कोई दिक्कत है क्या, बताओ जल्दी 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 जल्दी। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, जल्दी बताओ, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जो कि बाद में टूट जाएगा, है ना, जो कि बाद में टूट जाएगा, और टूटेगा तो क्या बनेगा, एंजाइम और उसके फिर कुछ प्रोडक्ट्स, जो सबस्ट्रेट टूटा, ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स टूटा तो एंजाइम और उसके प्रोडक्ट्स, जिस प्रोडक्ट में वो टूटा, बीच में बनेगा एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जिसे कहते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना है इसी को कहा गया है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, इसी को कहा है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बताओ, क्लियर है, इस इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स को ही कहा है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्लियर है, बताओ भाई, आप लोग जल्दी जल्दी बता दिया करें तो मैडम जल्दी जल्दी आगे बढ़े, है ना, जल्दी जल्दी बता दिया करें तो मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूं। टाइम नहीं वेस्ट करना हमें क्लास का, ठीक है, टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करना है क्लास का। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तक, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स जो कि इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है, अगर यहां तक समझ आ गया है तो मैं आगे बढ़ जाऊं क्या, चलो देखेंगे आगे। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। सी, देखो भाई, इसे मैं क्लियर कर रही हूं, बढ़ रहे हैं हम आगे की तरफ। अब क्या बताया है कैटालिटिक साइकिल के बारे में, एंजाइम एक्शन हम पढ़ रहे हैं, कैटालिटिक साइकिल के बारे में देखो क्या बताया है, ध्यान देंगे, एक बार रीड करो जल्दी से। चलो ध्यान देंगे, कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग स्टेप्स। जो एंजाइम एक्शन की कैटालिटिक साइकिल होती है उसे आप इन स्टेप्स से एक्सप्लेन कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो। देखो ध्यान देंगे, कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन can be described in the following steps. First one is the substrate binds to the active site of the enzyme fitting into the active site. जो सबस्ट्रेट है वो क्या करता है, एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड करता है और उसकी एक्टिव साइट में जाके प्रॉपरली फिट हो जाता है। फर्स्ट द सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट, जो आपने पूरा भी एक्शन पढ़ा उसी को दो स्टेप्स में इन्होंने बांट दिया है। ठीक है, ये पूरा जो आपने एक्शन पढ़ा एंजाइम का, ये क्या है, उसकी कैटालिटिक साइकिल है जिससे वो रेट को इंक्रीज करता है रिएक्शन के, है ना। तो उसी को बस दो स्टेप्स में बांट दिया गया है कि सबसे पहला जब जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड करेगा एक्टिव साइट के साथ, ठीक है, जब सबस्ट्रेट है वो क्या करेगा, बाइंड करेगा एक्टिव साइट के साथ ऑफ द एंजाइम, और फिर क्या हो जाएगा, एक्टिव साइट जो है सबस्ट्रेट जो है वो जाके एक्टिव साइट के अंदर फिट हो जाएगा। नाउ
द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम। अब सबस्ट्रेट की ये जो बाइंडिंग है ये क्या करेगी, एंजाइम को इंड्यूस करेगी टू अल्टर इट्स शेप, ताकि उसका शेप थोड़ा सा चेंज हो, थोड़ा सा अल्टर हो, और फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट, और वो सबस्ट्रेट को और ज्यादा टाइटली घेर ले, और क्या बन जाए एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, मतलब ES। ठीक है, ES क्या बन जाए, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और जब ये बन जाएगा तो ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है, अपना काम करते ही ये टूटने लगेगा प्रोडक्ट्स में। तो पहले बनाएगा एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स विच इज एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और फिर बन जाएंगे अलग अलग एंजाइम और प्रोडक्ट अलग हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये पूरी स्टेप्स आपने अभी अभी देखी, इसी तरह से चल रही है ना। तो सी द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम, जो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग है ये क्या करेगी, ये एंजाइम को इंड्यूस करेगी टू अल्टर इट्स शेप, ताकि वो अपने शेप को अल्टर करे, फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। और उससे क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट के अराउंड जो उसकी एक्टिव साइट है वो उसको क्या करेगा, मोर टाइटली फिट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये सारे चेंजेस उसके अंदर आते हैं जैसे ही सबस्ट्रेट उसके पास आता है बाइंड होने, एक्टिव साइट के पास आता है। ठीक है, तो ये चीज क्या आपको समझ आई कि भाई एंजाइम के पास फॉर एग्जांपल ये एक्टिव साइट है, तो एंजाइम से सबस्ट्रेट आके उसकी एक्टिव साइट पे बाइंड होगा, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, और क्या हो जाएगा, वो उसकी एक्टिव साइट पे आके प्रॉपर्ली फिट हो जाएगा सबस्ट्रेट। जैसे ही सबस्ट्रेट आके बाइंड होगा तो एंजाइम जो है, देखो पहले ऐसा था, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आया, तो अब एंजाइम क्या करेगा, अपने शेप में थोड़े से साइज में क्या करेगा, अल्टरेशंस करेगा, थोड़े से चेंजेस करेगा, जिससे वो क्या कर सके, सबस्ट्रेट को और टाइटली क्या कर सके, फिट कर सके अपने अंदर। ठीक है, सबस्ट्रेट को अपने अंदर और टाइटली फिट कर सके, और उससे क्या होगा, उससे बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद भी, इतना ज्यादा टाइटली फिट करने के बाद भी, एक्टिव साइट पे उसको बुला के बैठाने के बाद भी वो होगा कैसा, वो होता है हाईली रिएक्टिव, और कोई भी हाईली रिएक्टिव चीज ज्यादा स्टेबल नहीं रहती। पता है ना, कोई भी अगर हाईली रिएक्टिव चीज है तो उसकी स्टेबिलिटी कम ही होती है। तो बस वैसा ही है, ये भी कैसा होता है, ये हाईली रिएक्टिव है। इसके बारे में आपने नेचर क्या देखा अभी, दैट इट इज हाईली रिएक्टिव। ओके, अब हाईली रिएक्टिव है इस वजह से होता है कैसा, शॉर्ट लिव्ड। कैसा देखा हमने नेचर इसका अभी कि भाई हाईली रिएक्टिव है इसीलिए होता है कैसा, शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड, और टूट जाता है किसमें, टूट जाता है भाई एंजाइम प्रोडक्ट में, अपने प्रोडक्ट्स में टूटता है, तो बना देता है अलग एंजाइम और प्रोडक्ट्स को। लेकिन वो इस ब्रेकडाउन के पहले एक बनता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो कहलाता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ये क्या कहलाता है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। सिंपल है ना, इतना ही पढ़ा हमने अभी। ये स्टेप्स में ये सारी चीजें डिफाइन हो गई 2 स्टेप्स के अंदर। क्लियर है, सब समझ पा रहे हैं इस बात को कि स्टेप 1 और 2 के अंदर सारी चीजें डिफाइन हो गई हैं? सब समझ पा रहे हैं इस बात को या नहीं, यस और नो जल्दी से बताएंगे। सभी समझ पा रहे हो इस बात को कि स्टेप 1 और 2 में सारी चीजें डिफाइन हो गई हैं? बताएंगे एक बार मुझे जल्दी से, यस और नो बताएंगे जल्दी से, यस और नो। स्टेप 1 और 2 में सारी चीजें डिफाइंड हैं, बताएंगे यस और नो। चलो भाई जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। चलो देखें आगे, देखें आगे। सी the active site of the enzyme now in close proximity to the substrate breaks the chemical। देखो अब मैं फिर से वो नहीं लिखूंगी, मैंने पूरा आपको मैकेनिज्म समझा दिया। ये 3rd और 4th स्टेप उसी की है। सी तो द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, जो एंजाइम की एक्टिव साइट है उसको अपन काम करते हैं ना, वापस बुला लेते हैं। सिंपल सिंपल डिम्पल, ये लो। सी जो एक्टिव साइट है एंजाइम की, अब ये क्या हो चुकी है, ये और ज्यादा क्लोज हो चुकी है किससे, सबस्ट्रेट से। और अब ये क्या करेगी, ये ब्रेक करेगी केमिकल बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट एंड द न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, और एक नया एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। दिस एंजाइम नाउ रिलीजेस द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन, और अब ये क्या करेगा, रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को रिलीज करेगा। अब ये क्या करेगा, एंजाइम रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को रिलीज करेगा, एंड द फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड टू अनदर मॉलिक्यूल। और अब ये जो एंजाइम फ्री हो गया ना यहाँ से, इसको जो छुट्टी मिली है, अब ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होने के लिए फिर से फ्री हो चुका है। ठीक है, इसने क्या किया, रिएक्शन को करवा दिया, रिएक्शन को करवा दिया, प्रोडक्ट्स को रिलीज कर दिया।
राइट बस अब ये फ्री हो गया। अब ये क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जाके फिर से बाइंड हो जाएगा। तो दिस एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एंड द फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड टू अनदर मॉलिक्यूल। और जो फ्री एंजाइम है अब वो रेडी है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होने के लिए ऑफ द सबस्ट्रेट एंड रन थ्रू द कैटालिटिक साइकिल, और पूरी कैटालिटिक साइकिल को फिर से चलाने के लिए, है ना। ये पूरी क्या है, साइकिल ही तो है। अब ये क्या है, फिर से साइकिल को चलाने के लिए रेडी हो चुका है ये एंजाइम। ठीक है, चलो तो ये पूरी क्या हो गई, एक साइक्लिक प्रोसेस। क्या हो गई ये पूरी, एक साइक्लिक प्रोसेस। चलो अब देखो, आपने अभी तक तो समझा कि एंजाइम एक्ट कैसे करता है, ये पूरी एंजाइमेटिक एक्शन की साइकिल कैसे चल रही है ना। पूरी एंजाइमेटिक एक्शन की साइकिल कैसे चल रही है, इसको बुला ही लो एक बार फिर से। देखो एक बार फिर से देख लो, भले कोई दिक्कत अगर है। ये पूरी एंजाइमेटिक एक्शन की साइकिल आपको समझ आ गई या नहीं बताओ। अब क्योंकि आपको देखना है, अब आपको देखना है फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इस एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, किन फैक्टर्स से ये एंजाइम एक्टिविटी अफेक्ट होती है। क्या आपको ये पूरी साइकिल समझ आ गई, बताओ एक बार। क्या आपको ये पूरी एंजाइम रिएक्शन की कैटालिटिक साइकिल समझ आ गई है, एक बार बताएंगे जल्दी से, जल्दी से बताएंगे। देखो एक एंजाइम जैसे ही उसकी एक्टिव साइट पे आके सबस्ट्रेट आया, उसने उस सबस्ट्रेट को घेर लिया, सबस्ट्रेट को घेर लिया और ज्यादा टाइटली होल्ड कर लिया एक्टिव साइट पे, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनते ही फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये देखो यहां पर, ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनते ही, अब क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये होता है हाईली रिएक्टिव, तो ये हाईली रिएक्टिव कॉम्प्लेक्स, किसी भी मैंने चीज को आपको बोला है कि भाई अगर कोई कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, तो वो उतना ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाता क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है। राइट है, जो चंचल बिल्कुल एकदम नटखट जो बच्चे होते हैं, ठीक है, चंचल बच्चे जो होते हैं, चतुर एकदम, बहुत ज्यादा नोटोरियस, आप उनको कभी भी एक जगह बिठा के नहीं रख सकते। उनकी आदत होती है भाई, वो बहुत चंचल होते हैं, उनको बहुत ज्यादा मतलब उनके अंदर जो होता है ना, कहते हैं बहुत ज्यादा ही चंचलपन होता है उनके अंदर, नटखट होते हैं बहुत ज्यादा। तो वो बस इधर उधर कुछ ना कुछ हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज चेंज करते रहते हैं। तो ये भी वैसे ही चंचल और नटखट बच्चे होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। इतने हाईली रिएक्टिव होने की वजह से स्टेबल नहीं रह पाते, तो दे आर ऑफ शॉर्ट लाइफ। ठीक है, दे आर शॉर्ट लिव्ड। अब शॉर्ट लिव्ड है तो क्या करेंगे, ये इसके बीच के बॉन्ड्स को तोड़ने लगेंगे। जब बॉन्ड्स टूटेंगे तो ये रिलीज कर देंगे फिर किस चीज को, प्रोडक्ट्स को रिलीज करने लगेंगे। ठीक है, तो उस बीच में बनेगा एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स जो कहलाएगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, जो क्या है, एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है। इसके बाद फिर ये प्रोडक्ट को रिलीज कर देंगे और एंजाइम जो है वो फिर से फ्री हो जाएगा एक नए मॉलिक्यूल के साथ बाइंड अप होने के लिए। ओके, तो इस तरह से ये देखो एंजाइम की पूरी कैटालिटिक साइकिल चल रही है, एंजाइम से एंजाइम तक। समझे बात, इस तरह से एंजाइम की पूरी कैटालिटिक साइकिल चल रही है। यही है नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम ऐसे ही एक्ट करता है। ठीक है, अगर आपको ये पूरी साइकिल समझ आ गई है तो एक बार मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो। तो अपन स्टार्ट करते हैं फिर कि भाई अब इस साइकिल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं, कौन से वो ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस साइकिल को अफेक्ट करते हैं। फटाफट से एक बार मुझे बता देंगे कौन से वो ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस साइकिल को अफेक्ट करते हैं, बताएंगे एक बार जल्दी से। पढ़ना है हमें नेक्स्ट टॉपिक, तब तक आप लोग बताएं क्या आपको यहां तक समझ आ गया है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो देखें आगे। चलो भाई, कर दिया कमेंट सभी ने, देखें आंसर आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी सी। इसे रहने देते हैं जब तक जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ेगी तो फिर अपन इसको इरेज कर देंगे। ठीक है, द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम सी, अरे हाँ, द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय अ चेंज इन द कंडीशंस व्हिच कैन अल्टर द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। एंजाइम की एक्टिविटी को कैसे बताते हैं, सी,
द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय अ चेंज इन द कंडीशंस। किसी भी एंजाइम की ये जो पूरी एक्टिविटी है जो यहाँ पर आपको दिख रही है, ये तभी अफेक्ट होती है जब उसकी कंडीशंस में चेंज आए। कंडीशंस में चेंज आने का मतलब क्या है? कंडीशंस में चेंज आने का मतलब है कि अगर उसके जो स्ट्रक्चर है, टर्शरी स्ट्रक्चर, उसमें कोई चेंज आ जाए, ठीक है, अगर उसके प्रोटीन के टर्शरी स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ जाए, तब उसमें क्या होगा, उसकी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है उसमें चेंजेस आ सकते हैं। देखो हमने हर बार टर्शरी स्ट्रक्चर की ही की है कि हमने कहा था कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, और मतलब उनका स्ट्रक्चर भी कैसा होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी होगा। और अगर टर्शरी स्ट्रक्चर की बैकबोन की बात करो तो वो कैसी होगी, क्रिस क्रॉस होगी, फोल्डेड होगी। बात हमने किसकी की है, हमेशा टर्शरी स्ट्रक्चर की। तो अगर टर्शरी स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस आ गए, ठीक है, तो उसके एंजाइमेटिक एक्टिविटी पे भी फर्क पड़ जाएगा। ठीक, ये सबसे पहला फैक्टर है। तो दीज इंक्लूड व्हाट, अब ये जो फैक्टर्स हैं इनमें और क्या क्या इंक्लूड होगा, तो दीज इंक्लूड टेम्परेचर, पीएच, चेंज इन सबस्ट्रेट। किस तरह के चेंजेस की आप बात कर रहे हो टर्शरी स्ट्रक्चर में? अगर उसके टेम्परेचर में चेंज आता है तो भी दिक्कत है, अगर उसके पीएच में चेंज आता है तो भी वेरिएशन आएगा एंजाइमेटिक एक्टिविटी पे, ठीक है। अगर उसके सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आता है तो भी फर्क पड़ेगा। अगर बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स दैट रेगुलेट इट्स एक्टिविटी, ठीक है, इन सारी चीजों से एंजाइमेटिक एक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा। बताओ, क्लियर है ये बात? ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो इस एंजाइमेटिक एक्टिविटी को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, ठीक है। बताओ जल्दी से, क्या यहां तक क्लियर है ये बात? These are the factors which will affect the enzymatic activity. Is it clear? चलो जल्दी बताओ भाई, आगे देखें। चलो आगे देखें, टेम्परेचर एंड पीएच के बारे में देखते हैं अब, ठीक है। फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं उनमें से टेम्परेचर और पीएच के बारे में देखते हैं क्या कहानी है। एंजाइम्स जनरली फंक्शन इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच। एंजाइम्स जनरली तो टेम्परेचर और पीएच की काफी नैरो रेंज पे फंक्शन करते हैं। ईच एंजाइम शोज इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पीएच कॉल्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच, ठीक है। हर एक एंजाइम क्या करता है, अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी को शो करता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड अ पीएच which is called as the optimum temperature or the optimum pH, ठीक है। देखो क्या मतलब हुआ इस बात का, एंजाइम जनरली तो जो है बहुत ही नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर और पीएच पे वर्क करते हैं। मतलब ऐसी कोई बहुत ब्रॉड रेंज नहीं है कि बिल्कुल 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बहुत ब्रॉड रेंज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही नैरो सी रेंज है, मतलब सबकी ऑलमोस्ट सिमिलर ही आती है, लगभग वहीं कहीं आती है। ये इसका इंटरप्रिटेशन है इस बात का। अब इस बात से उन्होंने क्या कहा कि फिर भी हर एंजाइम का अपना एक सूटेबल टेम्परेचर और पीएच होता है जिसपे वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, जिसपे अपनी वो बेटर कैटालिटिक एक्टिविटी को दिखाता है, ठीक है। तो ईच एंजाइम शोज इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी। हर एंजाइम अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या पीएच पर ही दिखाता है, जिसे उस पर्टिकुलर एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम पीएच कहा जाता है। मतलब अगर मैंने आपसे कहा कि भाई एक एंजाइम है लाइगेज, ठीक है, तो मैं आपसे ये पूछ सकती हूं कि ये बताओ कि लाइगेज का ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, ये बताओ कि लाइगेज का ऑप्टिमम पीएच क्या होता है ना। ये मैं पूछ सकती हूँ क्योंकि मैंने ये आपसे कहा है कि भाई हर एंजाइम का, ठीक है, अपना क्या होता है, एक सूटेबल टेम्परेचर होता है जिसपे वो अपनी क्या देगा, हाई एक्टिविटी परफॉर्म करके बताएगा। तो वो उसका क्या कहलाता है, वो उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच कहलाता है। क्लियर है इतनी बात? बताओ, क्लियर है इतनी बात? वो क्या कहलाता है, उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच कहलाता है। दिस एक्टिविटी डिक्लाइंस बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू। और अब अगर जो मैं कह रही हूं ना, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि कोई एक एंजाइम है और वो 50 तो नहीं, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस पे अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच उसका है, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस और पीएच है 5.5, ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ भी। अब अगर मैंने कहा कि भाई 5.5 आपका ऑप्टिमम है तो 5 पीएच पे भी काम कर लोगे क्या? इतना तो चलता है, दोस्ती यारी में इतना तो चल जाएगा, है ना, चला लेगा क्या वो बताओ, ठीक है। और अगर मैंने कहा कि टेम्परेचर भी बस थोड़ा सा ही कम है तो चला लोगे क्या इतना? पूछ के देखो जरा अपने आप से, क्या एंजाइम इतना चला लेगा दोस्ती यारी में?
भैया आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, एंजाइम ने मना कर दिया है कि भाई दोस्ती आ रही है वो सब अपनी जगह है, पर इतना तो नहीं चलेगा, ठीक है। मेरा जो ऑप्टिमम पीएच है मैं उसी पे काम करूंगा, मेरा जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है मैं उसी पे काम करूंगा, ना उससे कम ना उससे एक ज्यादा, ठीक है। दोस्ती अपनी जगह, काम अपनी जगह, ठीक है। नहीं करेगा वो, इतना इतना ज्यादा नहीं मानेगा वो आपकी बात को, ठीक है। क्या बोलेगा वो ये बोलेगा कि भाई मेरा जो ऑप्टिमम पीएच है, मेरा जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, मैं उसी पे काम करेगा, उससे ना कम और ना उससे ज्यादा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? देखें आगे, देखें आगे, टेम्परेचर और पीएच की कहानी तो समझ गए ना? हाँ, टेम्परेचर और पीएच की कहानी समझ गए ना? देखो ये वाली जो लाइन है ना, इससे क्वेश्चन आते हैं, बांध के रख लो गांठ ऐसे, ठीक है, ऐसे करके गांठ बांध के और रख लो, ठीक, कि एंजाइम्स का जो एक्शन है वो जनरली बहुत ही नैरो रेंज है उसके टेम्परेचर और पीएच की, बहुत ज्यादा वाइड रेंज नहीं है, पर उसके बाद भी स्पेसिफिक देख रहे हो कितने हैं, स्पेसिफिक देख रहे हो कितने हैं, कि हर एंजाइम का अपना एक सूटेबल टेम्परेचर और पीएच है कि जिस पे मैं अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देता हूं, और वो उसका कहलाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच। और इस ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच में वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, मैं इसी पे काम करूंगा, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। ओके, अब हम देखेंगे कुछ अलग बातें, भाई बहुत हो गया। तो लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम in a temporarily inactive state, whereas the high temperature destroys the enzymatic activity because proteins are denatured by heat. Simple. आप लगे होगे मतलब आप उससे उम्मीद कर रहे हो दोस्ती यारी में आपका काम कर दे, उसकी मजबूरी तो समझो जरा, उसकी मजबूरी तो समझो। अगर आपने कम टेम्परेचर दिया तो उसके पता है क्या होगा उसको, अगर आपने कम टेम्परेचर दिया तो वो एंजाइम जो है अपना इनएक्टिव स्टेट पे टेम्परेली जाके स्टोर हो जाएगा। किस पे? इनएक्टिव स्टेट पे। अगर आपने लो टेम्परेचर दिया तो ये एंजाइम जो है वो इनएक्टिव स्टेट पे जाके टेम्परेली स्टोर हो जाएगा, प्रिजर्व हो जाएगा। और अगर आपने हाई टेम्परेचर दे दिया, अगर आपने हाई टेम्परेचर दे दिया तो इट विल डिस्ट्रॉय इट्स एंजाइमेटिक एक्टिविटी, तो उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी खलास, वो खलासी खलासी बहुत चल रहा है ना अभी, खलासी हो जाएगी उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन्स जो होते हैं वो हीट से डीनेचर हो जाते हैं, जैसे मेरी आवाज हो गई थी अभी, ठीक है। हाँ, बहुत हंसी आती है ऐसी बातों पे। एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? हीट से डीनेचर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो है क्या? प्रोटीन के ही तो बने, प्रोटीन डीनेचर हो जाता है तो एंजाइम भी हो जाएगा। सिंपल सिंपल डिम्पल, सिंपल डिम्पल, बहुत सिंपल था। चलो आगे बढ़े। इससे ना वो चॉक डस्टर वाले बोर्ड की फीलिंग आती है, जानबूझ के मैं ऐसे इरेज करती हूँ, अदरवाइज अगर मैं स्मार्ट बोर्ड की तरह करूं तो ऐसे भी कर सकती हूँ, पर इससे वो चॉक डस्टर वाली फीलिंग आती है। देखो ऐसे 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 करके इरेज कर। चलो आगे देखें, आगे देखें। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। भाई बहुत हो गई टेम्परेचर की बात, बहुत हो गई पीएच की बात, चलो कुछ नया पढ़ते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, इस पे भी तो डिपेंड कर रहा था ना, पढ़ा था ना, चलो देख लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, इसकी कहानी में क्या ट्विस्ट है जरा देख तो लो। विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में आए इंक्रीज के साथ, ओके, with the increase in substrate concentration the velocity of the enzymatic reaction rises at first. जो एंजाइमेटिक एक्शन की रिएक्शन की वेलोसिटी है वो सबसे पहले बढ़ती है। अगर आपने सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, मतलब सबस्ट्रेट ज्यादा दे दिए, तो भाई ज्यादा सबस्ट्रेट कंबाइन होंगे उसकी एक्टिव साइट पे, ज्यादा ईएस कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो क्या हो जाएगा? एंजाइमेटिक रिएक्शन की वेलोसिटी एकदम से क्या होगी? पहले तो बढ़ेगी, है ना। एंजाइमेटिक रिएक्शन की एकदम से पहले तो क्या बनेगी भाई? बढ़त आएगी उसमें। सबसे पहले तो वो इंक्रीज होगा रेट उसका, उसके बाद द रिएक्शन अल्टीमेटली रीचेज अ मैक्सिमम वेलोसिटी। रिएक्शन एकदम से उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी को रीच कर लेगी, वी मैक्स, ठीक है। रिएक्शन मैक्सिमम जितनी तेजी से हो सकती थी उसको इंक्रीज कर लेगी अपनी वेलोसिटी को, और एकदम से अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंच जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने क्या इंक्रीज कर दिया? सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन, आपने ज्यादा सबस्ट्रेट प्रोवाइड कर दिए उसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? उसका वी मैक्स पे पहुंचेगा सीधा, ठीक है, which is not exceeded by any further rise in concentration of the substrate। और अब क्योंकि वो उसकी रिएक्शन की जो अपनी एक
मैक्सिमम कैपेसिटी हो सकती है, ठीक है, वहां तक पहुंच गया, अपना Vmax उसने एकदम से रीच कर लिया। उसके बाद आप सोचो कि हम और सबस्ट्रेट बढ़ा दें और सबस्ट्रेट बढ़ा दें, तो भाई उसकी एक अपनी कैपेसिटी है, हर रिएक्शन की अपनी एक कैपेसिटी होती है कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा इतनी तेज हो सकते हैं, है ना, इससे ज्यादा टाइम हमको मतलब इतने ज्यादा स्पीड हम नहीं ले सकते, इतना टाइम तो हमारे रिएक्शन में लगता ही है, हम ज्यादा से ज्यादा इतनी स्पीड ले सकते थे। तो उसने अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब अपना Vmax वैल्यू रीच कर लिया। उसके बाद आप अगर और ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते रहोगे सबस्ट्रेट का तो और ज्यादा उससे ज्यादा वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी, Vmax तक होगी। जैसे ही आपने सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो आपको क्या फैक्टर्स किस तरह से अफेक्ट होती हुई दिखेगी एंजाइमेटिक एक्टिविटी, कि उसका जो Vmax है वो फटाफट से सडनली अचीव हो जाएगा, है ना, वो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी को अटेन कर लेगी। लेकिन मैक्सिमम के बाद आप सोचो कि हम तो और सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं और बढ़ जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, उसकी अपनी एक लिमिट है, जो उसकी Vmax वैल्यू है वहां तक पहुंचा दिया उसने, उसके बाद नहीं बढ़ेगा। ओके, तो दिस इज बिकॉज द एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर फ्यूअर देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। ऐसा इसलिए क्योंकि एंजाइम मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से कम हो जाएंगे। तो फिर ES कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा? हाँ, ES कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा? दूसरी बात कि हर रिएक्शन की अपनी एक क्या होती है, फिक्स्ड वेलोसिटी होती है भाई, हर रिएक्शन की अपनी एक लिमिट होती है। तो भाई ES कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, है ना। एंजाइमेटिक एक्टिविटी की अगर हम बात करें मैम, रिएक्शन के हर एक काम के होने की जो एक फिक्स्ड वेलोसिटी है, अगर उसके अलावा हम ES कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हाँ, ES कॉम्प्लेक्स की भी एक बात है ना कि ES कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए E और S दोनों चाहिए, एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों चाहिए। अगर आपने सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते रहे एंजाइम तो उतने ही है। हाँ, सबस्ट्रेट के जो बाइंड होना है जहां पे जाके, तो एंजाइम तो उतने ही है। तो क्या होगा? This is because the enzyme molecules become fewer than the substrate molecule. Enzyme molecule क्या होंगे? Substrate molecule से कम हो जाएंगे। And after saturation of these molecules, और इन molecules के saturation के बाद there are no free enzyme molecules. फिर कोई free enzyme molecules बचेंगे नहीं जो जाके सबस्ट्रेट से बाइंड हो जाए, सबस्ट्रेट आके जहां पे बाइंड हो जाए और ES कॉम्प्लेक्स को बना ले विद द एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, समझ आई ये बात? बताओ एक बार, क्या समझ आया कि जैसे ही सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन आप इंक्रीज करते हो वैसे ही जो रिएक्शन है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है ना, राइज हो जाती है। ये रिएक्शन अल्टीमेटली क्या कर लेती है? अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी को रीच कर लेती है, विच इज कॉल्ड एज Vmax वैल्यू, जो कि इससे ज्यादा और एक्सीड नहीं हो सकती। ओके, चाहे आप कितना भी सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ाते रहो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एंजाइम मॉलिक्यूल्स तो कुछ ही है ना, जितने थे उतने ही हैं। बढ़ा रहे हो आप कॉन्सेंट्रेशन किसका? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का। तो एक बार तो जितने एंजाइम मॉलिक्यूल हैं उतने का ES कॉम्प्लेक्स तो वो बना लेंगे, लेकिन बचे हुए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल किसके साथ जाके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे अगर उनके पास फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल्स ही ना बचे? ठीक है, फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल्स कब बचेंगे? तब बचेंगे जब पूरी रिएक्शन कंप्लीट होके उसके प्रोडक्ट्स रिलीज कर देगा एंजाइम, तब वो एंजाइम फ्री होता है। देखा है ना हमने अभी ये साइकिल, कैटालिटिक साइकिल पूरा एंजाइम का। जब एंजाइम प्रोडक्ट को रिलीज कर देता है तभी वो भी फ्री हो पाता है, ताकि वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बाइंड अप हो जाके। तो ये प्रोसेस के लिए उसको फ्री होना जरूरी। ओके, तो दिस इज बिकॉज द एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर फ्यूअर देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स एंड आफ्टर सैचुरेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स देयर आर नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल्स टू बाइंड विद द एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। कोई फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल नहीं बचेगा जो जाके क्या हो जाए? इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से बाइंड हो जाए और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को बना ले। ठीक है, बताओ क्या ये आपको फैक्टर समझ आ गया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, दो फैक्टर हो चुके हैं आपके। बताओ, टेम्परेचर और pH हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट हो गया। एक बार जल्दी से कमेंट कर देंगे कि आपको यहां तक समझ आ गया। टेम्परेचर और pH हो गया और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट भी हो गया। एक बार जल्दी से कमेंट कर देंगे क्या यहां तक समझ में आ गया? चलो देखें आगे। सी, the activity of an enzyme is also sensitive to the presence of specific chemicals. जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है, the activity of an enzyme is also sensitive to the presence of specific chemicals that bind to the enzyme.
एंजाइम की एक्टिविटी जो होती है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, किस बात से? टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स दैट बाइंड टू द एंजाइम, वो स्पेसिफिक केमिकल्स जो उस एंजाइम से आके बाइंड हो रहे हैं, ठीक है, इससे भी एंजाइम की एक्टिविटी पे बहुत फर्क पड़ता है। एंड when the binding of the chemical shuts off, जब इन केमिकल्स की बाइंडिंग एंजाइम के साथ बंद हो जाती है तो एंजाइम एक्टिविटी, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनहिबिशन। तो इसे कहते हैं हम क्या? इनहिबिशन। ठीक है, मतलब अगर किसी केमिकल के एंजाइम से आके बाइंड होने पर, ठीक है, अरे ये क्या हुआ, कैसा लिखा है ये? किसी केमिकल के एंजाइम से आके बाइंड होने पर अगर उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी बंद हो जाए तो उसे कहते हैं इनहिबिशन। उसे क्या कहेंगे? इनहिबिशन कहेंगे, है ना? उसे क्या कहोगे आप? इनहिबिशन कहोगे। और अगर किसी केमिकल के एंजाइम से आके बाइंड होने पर ठीक है, अगर क्या हो? शट्स ऑफ। ठीक है, अगर एंजाइमेटिक एक्टिविटी बंद हो जाए तो आप उसे इनहिबिशन कहोगे और उस केमिकल को आप कहोगे इनहिबिटर। उस केमिकल को आप कहोगे क्या? इनहिबिटर। इसे मैं जरा तो उसी दूसरे कलर से लिख दूं यहाँ। इस केमिकल को आप कहोगे क्या? इनहिबिटर। ओके, इस केमिकल को कहोगे आप क्या? इनहिबिटर। जब किसी केमिकल के एंजाइम से बाइंड होने पर अगर उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी बंद हो जाए, शट ऑफ हो जाए, तब आप उसे कहते हो कि भाई इनहिबिशन हुआ है। प्रोसेस कैसी हो गई? उस प्रोसेस को क्या कहोगे आप? फिनोमिना को कहोगे इनहिबिशन और उस पर्टिकुलर केमिकल को कहोगे आप इनहिबिटर, जिसने प्रोसेस को रोक दिया, बंद कर दिया, इनहिबिशन को कॉज किया। ओके, अब इसका दूसरा वाला वर्जन देख लो भाई कि अगर केमिकल के एंजाइम से बाइंड होने पर व्हेन द इनहिबिटर, चलो अभी इनहिबिटर का केस देख लें, फिर बाइंड होने पर जब एक्टिविटी बढ़ती वो वाला देखेंगे। ठीक है, तो व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट, सी जब इनहिबिटर क्या करेगा? सबस्ट्रेट के साथ अगर क्लोजली रिजेंबल कर रहा है इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, इट इज नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। क्या मतलब हुआ इस बात का? देखो, जब इनहिबिटर मतलब केमिकल भी इन्वॉल्व है और सबस्ट्रेट भी इन्वॉल्व है। सबस्ट्रेट का काम भी क्या है? एंजाइम के साथ आके बाइंड होना और रिएक्शन को इंक्रीज करना, रेट को इंक्रीज करना, उसका काम भी वही है। तो अगर हम ये कह रहे हैं, ठीक है, अगर हम ये कह रहे हैं कि इसने क्या किया, ठीक है, इसने क्या किया? मैम ये तो रोकने वाला काम कर रहा था, उसने तो क्या किया है? उसने तो क्या किया? सबस्ट्रेट ने तो इंक्रीज किया है एक्टिविटी को। देखो ध्यान से समझो, यहां बात चल रही है इनकी रिजेंबलेंस की, कि व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट, जब इनहिबिटर जो है बिल्कुल क्लोजली रिजेंबल करे किससे? सबस्ट्रेट से। किस तरह से, कैसे रिजेंबल कर रहा है? उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, और फिर इनहिबिट कर दे किसको? एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम को, है ना? जब ये इनहिबिटर बिल्कुल उसके सबस्ट्रेट के जैसा ही मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिखाए, बिल्कुल रिजेंबल करे उसके सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से, और उसके बाद फिर क्या करे? एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर दे, बंद कर दे, तो वो कहलाता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। किसका कॉम्पिटिटर है ये? सबस्ट्रेट का, क्योंकि उसके साथ रिजेंबल कर रहा था, लेकिन काम कर क्या कर रहा है? इनहिबिशन का ही कर रहा है, काम इनहिबिशन का ही कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। क्या कहलाएगा? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहलाएगा। क्लियर है बात यहां तक? देखो, इनहिबिशन की प्रोसेस को करवाने वाला इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। क्लियर है यहां तक बात? बताओ, आगे देख लेते हैं जल्दी से। क्लियर है बात यहां तक? चलो आगे देखते हैं। चलो सी, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, चॉक और डस्टर, और कहीं कुछ है? ये रहा, डन। ठीक है, इसे भी हटाना पड़ेगा, नहीं,
ठीक है। सी, तो ड्यू टू इट्स क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद द सबस्ट्रेट, अब इसकी सबस्ट्रेट के साथ इतनी क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी की वजह से जो रिजेम्बलेंस ये दिखा रहा है सबस्ट्रेट्स के साथ, द इनहिबिटर competes with the substrate for the substrate binding site of the enzyme। इनहिबिटर क्या करेगा, सबस्ट्रेट के साथ compete करेगा कि कौन इसकी जो एक्टिव साइट है उस पे जाके पहले अपना कब्जा जमा ले। सबस्ट्रेट जमाएगा तो वो अपना काम करेगा, ये इनहिबिटर जमाएगा तो ये अपना काम करेगा। अब क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, रिजेंबल कर रहे हैं अपने एक दूसरे से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, तो सबस्ट्रेट को जो जहां पर सबस्ट्रेट एकदम प्रॉपरली फिट हो सकता था जिस बाइंडिंग साइट पे, और उस इनहिबिटर का भी क्या है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, वो कंप्लीटली रिजेंबल कर रहा है उसके साथ। तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों अपनी क्या करेंगे, कॉम्पिटिशन चलेगा दोनों के बीच में कि कौन जाके उस एक्टिव साइट पे जाके पहले क्या कर ले, अपना कब्जा जमा ले। ठीक है, उस एक्टिव साइट पे जाके कौन अपना कब्जा जमा ले, दोनों क्या करेंगे, कंपीट करेंगे, लड़ाई दोनों के बीच में होगा, कंपटीशन कि कौन जाता है पहले एक्टिव साइट पे अपना कब्जा जमाने। तो क्या होगा भाई, तो ड्यू टू इट्स क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी with the substrate, the inhibitor competes with the substrate for the substrate binding site of the enzyme। जो इनहिबिटर है वो सबस्ट्रेट के साथ compete करता है for the substrate binding site of the enzyme, एंजाइम की सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट को पाने के लिए। and then consequently the substrate cannot bind, सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, एंजाइम एक्शन जो है वो डिक्लाइन हो जाएगा, क्योंकि इनहिबिटर ने बाइंड कर लिया है। क्योंकि इनहिबिटर ने बाइंड कर लिया है तो सबस्ट्रेट अगर बाइंड होता तो वो रेट को बढ़ाता, लेकिन बाइंड आके कौन हो गया, इनहिबिटर, तो इसलिए उसने क्या कर दिया, रेट को डिक्लाइन कर दिया और प्रोसेस को रोक दिया, शट ऑफ कर दिया। ओके, तो एग्जांपल इज इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस बाय मेलोनेट व्हिच क्लोजली रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट सक्सिनेट इन स्ट्रक्चर। यहां पर एक प्रोसेस होनी थी सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस, ठीक है, एक रिएक्शन होनी थी, क्या, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस, ठीक है, जिसको क्या कर दिया, जिसके इस एंजाइम के एक्शन को क्या कर दिया गया, रोक दिया गया, इसकी एक्टिविटी को शट ऑफ कर दिया गया। क्यों, किसके द्वारा, मेलोनेट के द्वारा। ये इनहिबिटर है, मेलोनेट क्या है, ये इनहिबिटर है जो कि बिल्कुल क्लोजली रिजेंबल करता है उसके सबस्ट्रेट सक्सिनेट के साथ, बिल्कुल क्लोजली रिजेंबल करता है उसके सबस्ट्रेट सक्सिनेट के साथ। अगर सक्सिनेट बाइंड होता तो ये एंजाइम अपना काम कर देता, लेकिन ये सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हुआ और बाइंड हुआ क्या, बाइंड हो गया मेलोनेट। ठीक है, ये सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हुआ और बाइंड हो गया इनहिबिटर मेलोनेट, और मेलोनेट इनहिबिटर क्या कर देगा, इस एक्शन को, इस एंजाइमेटिक एक्टिविटी को क्या कर देगा, डिक्लाइन कर देगा और कर देगा प्रोसेस को इनहिबिट। ओके, रिएक्शन क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। मतलब कौन जीत गया इस कंपटीशन में, जीत गया इनहिबिटर, इनहिबिटर जिसने कर दिया इसकी एंजाइम की एक्टिविटी को, कैटालिटिक एक्टिविटी को इनहिबिट। ओके, चलो, तो सच कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर ऑफन यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस। ऐसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स को कहां यूज किया जाता है, इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस। जो बैक्टीरियल पैथोजेंस होते हैं ना, जिनको हम नहीं चाहते कि इतनी जल्दी ये ग्रो करें, ये अपनी एक्टिविटी इतनी जल्दी दिखाएं, हम चाहते हैं कि इनकी एक्टिविटी रुक जाए, नहीं करें ये इतनी तेज रिएक्शन, क्या जरूरत है, डिजीज कॉज कर रहे हैं भाई, नुकसान पहुंचा रहे हैं हमें, नहीं करवाना हमें उनकी रिएक्शन इतनी फास्ट, तो हम क्या करते हैं, इनहिबिटर्स को यूज करते हैं। फिर ये इनहिबिटर्स क्या करते हैं, इनकी एक्टिविटी को रोक देते हैं और फिर एकदम से लेक्चर खत्म होने लगता है गलती से। ठीक है, और ये इनहिबिटर्स क्या करते हैं, फिर उनकी एक्टिविटी को रोक देते हैं, और उनकी एक्टिविटी को रोकने की वजह से ये जो बैक्टीरियल पैथोजेंस हैं, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज, इन पे हम क्या कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं, इनकी एक्टिविटीज को हम रोक पाते हैं कि नहीं करवानी हमें तुम्हारी एक्टिविटी, नहीं चाहिए हमें ऐसी एक्टिविटी, कर दो इसको इनहिबिट। तो वहां पर इनको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, जो हमारी हेल्दी प्रोसेसेस है वो तो हमें करवानी है ना, वहां थोड़ी हमें इनहिबिटर चाहिए। हाँ, इनहिबिटर तब चाहिए जब किसी प्रोसेस को आपको रोकना हो, राइट, तो वहां चाहिए। बैक्टीरियल पैथोजेंस के कंट्रोल करने के लिए इस चीज को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो एक बार मुझे जरा बता दो कि आपको यहां तक समझ में आ गया है, कंप्लीट एंजाइमेटिक एक्टिविटी की साइकिल आपको क्या समझ आ गई है, क्या आपको समझ आ गया है कि कैसे यहां पर इनहिबिटर्स का वर्क चल रहा है, कौन कौन से फैक्टर्स इस एंजाइमेटिक एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहे हैं। एक बार फटाफट से देख लेते हैं पूरा लेक्चर जो हमने आज पढ़ा। देखो, नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन,
जिसमें हमने पढ़ा कि भाई एंजाइम एक्शन का नेचर कैसा है, वो कैसे वर्क करता है। पूरी एंजाइमेटिक साइकिल हमने पढ़ी कि एंजाइम होता है और उससे बाइंड करने वाला एक सबस्ट्रेट होता है। जब वो उससे बाइंड कर लेता है तो बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इतना हाईली रिएक्टिव होता है कि बेचारा शॉर्ट लिव्ड हो जाता है और बहुत जल्दी वो तोड़ देता है अपने बॉन्ड्स को और बना देता है क्या, प्रोडक्ट्स को रिलीज करने लगता है। अब प्रोडक्ट्स को रिलीज करने के पहले एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है जिसे कहते हो आप एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स क्या करता है, फिर वो धीरे धीरे क्या कर देता है, प्रोडक्ट्स को रिलीज कर देता है, एंजाइम फ्री हो जाता है, फिर से बाइंड कर लेता है किसी दूसरे के साथ। सिंपल है ना, सिंपल डिंपल प्रोसेस है ये, देखो सिंपल डिंपल प्रोसेस। अब इस एंजाइमेटिक एक्टिविटी, इस साइकिल कैटालिटिक एक्टिविटी की साइकिल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। देखो इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं टेम्परेचर और पीएच। और क्या देखा हमने, टेम्परेचर और पीएच के बारे में हमने देखा कि इनका एक बहुत ज्यादा ब्रॉड रेंज नहीं है, नैरो रेंज ऑफ पीएच और टेम्परेचर पे ये वर्क करते हैं सारे। उसके बाद भी इनमें स्पेसिफिक इतने ज्यादा है, ये स्पेसिफिसिटी इतनी ज्यादा है कि एक एंजाइम का एक फिक्स टेम्परेचर है कि भाई ये इतने टेम्परेचर पे ही काम करेगा, इतने पीएच पे ही काम करेगा। उसे आप कह देते हो उस पर्टिकुलर एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम पीएच। और ये जो इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच होता है, इसके साथ ये बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, ना उससे ज्यादा ना उससे कम पे रिएक्शन देता है। अगर उससे कम होगा टेम्परेचर तो ये क्या हो जाता है, अपनी इनएक्टिव स्टेट पे जाके प्रिजर्व हो जाता है। और अगर उससे ज्यादा होगा तो डीनेचर हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन्स जो होते हैं वो हीट के साथ डीनेचर हो जाते हैं, ये उनका नेचर है। ओके, तो ये तो हुई एंजाइम में टेम्परेचर और पीएच की कहानी। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की बात करें तो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन अगर आप इंक्रीज करते हो तो उससे क्या होता है, उससे रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज होता है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है। लेकिन अपनी एक उसकी फिक्स्ड वैल्यू है कि भाई उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उस वैल्यू को वो रीच कर लेगी, उसके बाद नहीं बढ़ेगी। रीजन क्या है ना बढ़ने का, उसके बाद कितना भी आप रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो सबस्ट्रेट का, क्योंकि एंजाइम मॉलिक्यूल तो उतना ही है। जितने एंजाइम हैं, जितने सबस्ट्रेट को उससे वो बाइंड हो सकते थे उतने से बाइंड हो गए, वो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी बन गई। उसके बाद अब एंजाइम ही नहीं है तो सबस्ट्रेट बाइंड किससे होगा, ईएस कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। ईएस कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो रेट और बढ़ेगा नहीं, इसलिए वेलोसिटी वहां जाके क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी और वो मैक्सिमम वेलोसिटी पर रुक जाएगा। ठीक है, ये रीजन है। अब दूसरा देखेंगे इनहिबिशन की प्रोसेस, है ना, कि अगर सबस्ट्रेट बाइंड ना होके कोई ऐसा केमिकल बाइंड हो जाए, ठीक है, कोई ऐसा केमिकल बाइंड हो जाए जो बिल्कुल सबस्ट्रेट से क्या कर रहा है, रिजेंबल कर रहा है, तो उसे आप कहोगे क्या, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। उस केमिकल को आप कहोगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, जिसने सबस्ट्रेट को लात मारी कि भाई मैं जीतूंगा आज, तो मैं कर लिया बाइंड एक्टिव साइट के साथ, और वो कहलाता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, तो ऐसे केमिकल्स जो एंजाइम की कैटालिटिक साइकिल को क्या कर देते हैं, शट ऑफ कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, बंद कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, वो कहलाते हैं इनहिबिटर्स। और ऐसी ये जो इनका मोड ऑफ रिएक्शन है, ये जो ये रिएक्शन दे रहे हैं, जो ये काम कर रहे हैं प्रोसेस को रोकने का, ये कहलाता है इनहिबिशन। ओके, तो तीनों टर्म्स आपको क्लियर हुए, इनहिबिटर, इनहिबिशन और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ओके, चलो, तो आई थिंक आपको यहां तक तो समझ आ गया है कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या होती है, किस तरह से इसकी साइकिल चलती है और कौन से वो पर्टिकुलर फैक्टर्स हैं जो इस एंजाइमेटिक एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। ओके, तो आज का लेक्चर अगर आपको समझ आ गया है तो भाई इसे सिर्फ अपने तक सीमित मत रखो, इसे लाइक जरूर कर दो ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको समझ आया है, और कर देना है इस लेक्चर को सबके साथ शेयर ताकि बाकी लोग भी जान सके कि एंजाइम कैसे एक्ट करते हैं और कौन से फैक्टर्स इन्हें अफेक्ट करते हैं। ओके, तो आपको सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, भूलना नहीं है, और कमेंट करके जरूर बता देना है कि आपको कितने टॉपिक समझ आए और कितने टॉपिक समझ अगर नहीं आ पाए तो वो भी मुझे बता देंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं उन चीजों पर ध्यान दूंगी। ओके, चलिए, अब भाई आपको पता है मैडम क्या बोलने वाली है। मैडम बोलने वाली है ये कि आपको अगर इससे पहले वाला कोई भी लेक्चर, कोई भी टॉपिक अगर आपने एक्सप्लेनेशन मिस आउट कर दिया है तो जाना है अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेलिस्ट सेक्शन में, जहां पर आपको मिल जाएंगे मुस्कान मैम के लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ही लेक्चर्स के प्लेलिस्ट। उन प्लेलिस्ट से आप अभी तक कंप्लीट कराया हुआ सारा का सारा चैप्टर, हर एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन विद एनसीईआरटी सॉल्यूशन ग्रैब कर सकते हो। सब कुछ चैनल पर अवेलेबल है,
और सिर्फ चैनल पर ही नहीं, आप एक्सेस कर सकते हो ऐप के थ्रू भी, या फिर आप यूज कर सकते हो हमारी वेबसाइट भी, विच इज www.magnetbrains.com। तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पर ये पूरे के पूरे फुल कोर्स कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है। सिर्फ बायोलॉजी नहीं, सिर्फ क्लास 11th या 12th नहीं, आपके लिए 6th to 12th क्लास सारे सब्जेक्ट, सारी क्लासेस, सब कुछ अवेलेबल है, फुल कोर्स, और ये सारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। ओके, तो आप फटाफट से जाइए भाई, किसी भी प्लेटफॉर्म जो भी आपको पसंद आता है आप वहां से सारा सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। सब कुछ आपके लिए अवेलेबल करवा रखा है मैग्नेट ब्रेन्स ने, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, और अगर आपको जरूरत लगती है ई बुक्स एंड ई नोट्स की तो आप जरूर जाएं, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और फटाफट से अवेल कर लें। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, करेंगे एक और टॉपिक इसी चैप्टर का। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।